हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री से पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए देर न करते हुए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? दोस्तों, यूरोप का मरीज है ना, तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? तुर्की को कहा जाता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो हम आपको बता दें कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है दोस्तों? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हम आपको बता दें, फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या कह रहा है दोस्तों? नेपोलियन नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो नेपोलियन संहिता है ना, वो 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? दोस्तों, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। यानी गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो हम आपको बता दें दोस्तों, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो हम आपको बता दें दोस्तों, 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की संधि यूनान के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? यूनान के साथ हुई थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो हम आपको बता दें दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, 9 क्या है दोस्तों? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड की, रूस की, ऑस्ट्रिया की, पर्सा? तो हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया खड़ा हुआ था, यानी ऑस्ट्रिया था। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था? काउंट काबूर कोविएक्टर एमिनुअल को, यहाँ पर नहीं लिखा गया दोस्तों, को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो हम आपको बता दें, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। हम आगे देखते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई? दोस्तों, तो हम बता दें, फ्रांस में बुर्बो वंश शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों 12। ठीक है, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो हम बता दें आपको, यूरोप वासियों के लिए यूनान देश के साहित्य एवं ज्ञान विकास क्या था? प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। हम आपको बता दें मेजनी का संबंध कार्बोनेरी किससे था दोस्तों, कार्बोनरी से था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो आपको बता दें जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, जालवेरिन एक संस्था है किसकी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो हम आपको बता दें दोस्तों जालवेरिन है ना एक व्यापारियों की संस्था है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो हम आपको बता देते हैं मेजनी ने किया था कि हिटलर ने कि बिस्मार्क ने कि विलियम प्रथम ने। तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था दोस्तों, बिस्मार्क ने किया था। यानी रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ओटो का निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था। दोस्तों हम बता दें ओटो का जो था ना यूनान का राजा घोषित किया गया था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। हम आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों यूनान को 1832 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी। स्टेटस जनरल ने कि नेशनल असेंबली ने कि कन्वेंशन ने कि डायरेक्टरी ने। तो हम आपको बता दें फ्रांस की कन्वेंशन संस्थाएं ने लुई 16वें और उसकी रानी को क्या दी थी, फांसी की सजा दी थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ था। संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र या गणराज्य। तो हम आपको बता दें 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र को उदय हुआ था। दोस्तों किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था। तो हम आपको बता दें दोस्तों ये संधि था कस्तूनतुनिया की संधि। क्या था, कस्तूनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, नौ गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था। दाते की, मैकियावेली की, गैरिबाल्डी की, जियोपार्डी। जल्दी बताइए दोस्तों। तो हम बता दें कि नौ गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता गैरिबाल्डी था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था। निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्रीमिया का युद्ध की, पर्सा डेनमार्क का युद्ध की, सेडेवा का युद्ध की, सीडोन का युद्ध। तो हम आपको बता दें दोस्तों सीडोन का युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, ये रहा 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया था। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया था।
तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये वर्ष था 1821 में। 1821 वर्ष में एलेक्जेंडर चिपसेलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 क्या कह रहा है दोस्तों, हितेरिया फिलाई के नामक संस्था की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, लंदन में कि पेरिस में कि ओडिशा में कि इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, हितेरिया फिलाई के नामक संस्था की स्थापना ओडिशा में हुई थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों। 26 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था। निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था, टीपू सुल्तान की मुर्शिद कुली खां की बाजीराव की, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था। मेटरनिक ने की, बिस्मार्क ने की, चार्ल्स दशम ने की, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया था। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था। सार्डिनिया, पीडमाउंट का कि पोलैंड का कि हंगरी का कि यूनान का। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, चार्ल्स एल्बर्ट जो था ना, वो आपको बता दे रहे हैं सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई दोस्तों। आप बता सकते हैं कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो हम आपको बता दें दोस्तों, फ्रांस में नेपोलियन संहिता दोस्तों 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती है दोस्तों। हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती है, तो हम बता दें दोस्तों, हंगरी की अधिकांश जनता मैग्यार भाषा बोलती है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, सही होगा दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है दोस्तों, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। दोस्तों नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, ट्रांसपेडेंट संघ की, सिसेल पाइपलाइन संघ की राइन संघ की, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। हम आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, 1804 ईस्वी में कि 1805 में कि 1815 में कि 1832 ईस्वी में। तो हम आपको बता दें दोस्तों, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। ठीक है दोस्तों, किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो हम आपको बता देते दोस्तों, वो सन था 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। हम आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। 34 क्या कह रहा है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में हुआ था दोस्तों, रूस में कि इंग्लैंड में कि फ्रांस में कि अमेरिका में। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, बुर्बो राजवंश का शासन फ्रांस में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है दोस्तों, मासिले किस किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है दोस्तों। मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो ये है फ्रांस की। ठीक है, यानी फ्रांस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत क्या है, मासिले है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36।
सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडोन में कि सेडेवा में कि साइडाइन में कि फ्रैंकफर्ट में? तो हम आपको बता दें दोस्तों कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा का जो युद्ध था वो दोस्तों सीडोन में हुआ था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। हम आगे देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? दोस्तों तो ये आपको पता ही होगा कि राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? रूस का जार की, ऑस्ट्रिया का चांसलर की, फ्रांस की सम्राट की, फ्रांस की चांसलर? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, मेटरनिक जो था ना वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है? इटली की स्थापना किसने की थी? इटली की स्थापना किसने की थी? काबुल ने की, मेजनी ने की, बिस्मार्क ने की, गैरिबाल्डी ने? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जो इटली की स्थापना था ना जो दोस्तों, वो मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। यानी यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है दोस्तों? सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया के की, पर्सा की, नेपल्स की, सार्डिनिया की? तो हम आपको बता दें दोस्तों, सेडेवा के युद्ध में है ना ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने की, गैरिबाल्डी ने की, मेजनी ने की, काबू ने? चलिए दोस्तों थोड़ा सोचकर आप ही बताइए। तो चलिए हम बताते हैं आपको दोस्तों, लाल कुर्ती का जो गठन था ना वो गैरिबाल्डी ने किया था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा। हम आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43। यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है दोस्तों? जर्मनी को कि यूनान को कि इटली को कि ब्रिटेन को? तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये यूनान को कहा जाता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्या कह रहा है दोस्तों? वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। मेटरनिक क्या था दोस्तों? मेटरनिक क्या था? तनाशाह की, प्रजातांत्रिक की, प्रतिक्रियावादी की, घोर सामंतवादी? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, मेटरनिक जो था ना वो प्रतिक्रियावादी था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 क्या रहा है कह रहा है दोस्तों, मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1945 में कि 1947 में कि 1948 में कि 1949 में? तो हम आपको बता दें दोस्तों, मेटरनी का पतन 1948 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। बिस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ की, नाटककार की, कवि की, कूटनीतिज्ञ? कूटनीतिज्ञ? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जो बिस्मार्क था ना वो एक नंबर का कूटनीतिज्ञ था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? बिस्मार्क या कोसुत या गैरिबाल्डी या नेपोलियन? तो हम आपको बता दें दोस्तों, जो इटली का एकीकरण का तलवार था वो दोस्तों गैरिबाल्डी था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश खड़ा था? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था ना दोस्तों वो ऑस्ट्रिया खड़ा था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। हम आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50।
हनोई समझौता कब हुआ था दोस्तों? हनोई समझौता कब हुआ था? 1944 में कि 1945 में कि 1946 में कि 1947 में? तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 50 है। हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, या पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना, या नेपोलियन नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना? तो हम आपको बता दें दोस्तों, मेटरनिक का जो व्यवस्था था ना, वो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था, जो उसकी उद्देश्य था। तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 क्या कह रहा है दोस्तों? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन की, मेटरनिक की, हिटलर की, गैरिबाल्डी? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ये मेटरनिक ने ही कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है दोस्तों? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4 या 7? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे दोस्तों? कुल 5 कोड थे। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए दोस्तों, रोमनीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन की, एक सांस्कृतिक आंदोलन की, एक आर्थिक क्रांति की, एक धार्मिक क्रांति? तो हम आपको बता दें दोस्तों, रोमनीवाद जो था ना, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की। ठीक है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, रूस? मरियान किस देश के राष्ट्र का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो दोस्तों आप बताइएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जो मरियान था ना, फ्रांस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन जो था ना, वो 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ये व्यक्ति था काउंट काबुल। क्या था दोस्तों? काउंट काबुल ने अपनी कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते थे। काबूल कौन था? जर्मनी की राजा, इटली का प्रधानमंत्री, की इटली का राजा, की जर्मनी का मंत्री? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जो काबूल था वो इटली का प्रधानमंत्री था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, 59 क्या कह रहा है? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? जियोबार्टी ने, कि चार्ल्स एल्बर्ट ने, कि विक्टर इमैनुअल ने, कि मेजनी ने? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, इसका जो गठन था ना, मेजनी ने किया था। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। यानी फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की गठन मेजनी ने किया था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 60 को देखते हैं। 60 क्या कह रहा है दोस्तों? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली का, कि पर्सा का, कि ऑस्ट्रिया का, कि यूनान का? तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये विलियम प्रथम था ना, विलियम प्रथम, ये पर्सा का शासक था। कहाँ का दोस्तों शासक था? पर्सा का शासक था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 क्या कह रहा है दोस्तों? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? पर्सा ने, कि ऑस्ट्रिया ने, कि सर्डिनिया ने, कि नेपल्स ने? तो हम आपको बता दें दोस्तों, इसका भी जो स्थापना था ना, वो पर्सा ने ही की थी। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की। ठीक है दोस्तों, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? रूसो की, हिगेल की, अस्टॉड की, जैकेब?
तो हम आपको बता दें दोस्तों, जो बिस्मार्क था ना, वो विद्वान की विचारधारा किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था, तो हिगेल की विचारधारा से प्रभावित था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, यानी हिगेल विद्वान की विचारधारा से बिस्मार्क प्रभावित था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल राइट होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, की सेडेवा का युद्ध, की पर्सा डेनमार्क का युद्ध, की सीडोन का युद्ध? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ये जो था ना, जो युद्ध सीडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों। जर्मनी जर्मेनिया क्या थी दोस्तों, जर्मेनिया क्या थी? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जर्मेनिया था ना, जो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। जर्मेनिया क्या था दोस्तों, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? दोस्तों जर्मनी का जो एकीकरण था ना दोस्तों, ये 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करें, तो हिगेल कौन था? जर्मन चांसलर, की राजनीतिज्ञ, की दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जो हिगेल था ना, एक दार्शनिक था, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है दोस्तों, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये युद्ध हुआ था दोस्तों, ये सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये जर्मनी के एकीकरण से सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, यानी जर्मनी के एकीकरण से सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, सेडोन युद्ध कब हुआ था? सेडोन युद्ध कब हुआ था? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जो सेडोन युद्ध है ना, वो 1870 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी दोस्तों? हंगरी की भाषा क्या था? हंगरी का भाषा जो था ना दोस्तों, वो था, आपको बता देते हैं, मैग्यार था। क्या था दोस्तों? मैग्यार था। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से मेरा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही था। ये अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी दोस्तों? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? हैदर अली, की टीपू सुल्तान, की सफदरजंग, की शिवाजी? तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, बिल्कुल सही होगा।